So last session for KTG and thermodynamics. We'll start with question 48. PV diagram of an ideal gas is shown in figure. Work done by the gas in the process A to B, B to C, C to D, A B C D S. ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है. क्यों ओरली सॉल्व होता है? फर्स्ट थिंग इज आपको यहाँ पे वर्क डन अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल वर्क डन W विल बी वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D. लेकिन B टू C ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्क डन जीरो होता है. तो इफ यू सी दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब दिस कंट्रीब्यूशन इज जीरो. और आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक में पीडीवी होता है, मतलब फाइनल प्रेशर माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम बी पॉइंट पे फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि ए से बी जा रहा है वो, तो पी जीरो, क्योंकि प्रेशर के लिए पीओ है. यहाँ पे फाइनल इज वीओ माइनस इनिशियल इज टू वीओ, तो ये नेगेटिव ऑफ पीओ वीओ है, राइट. And work done from C to D is P VF minus VI, right? So this is equal to, at C प्रेशर की वैल्यू है 2P0, V फाइनल मतलब D पॉइंट पे 3V0 है, और इनिशियल मतलब C पॉइंट पे V0 है. तो ये 2 इंटू 2 4 P0 V0. तो टोटल वर्क डन जब आप निकालोगे तो वर्क डन फ्रॉम A to B is negative P0 V0, work done from B to C is 0, plus from C to D is 4 times of P0 V0, that is equal to 3 times of P0 V0. तो ये जो भी मैंने बताया आपको, it was all oral, ये orally हो सकता था, right? तो ऑप्शन नंबर C is correct. 3 times of P0 V0. So such questions are to be done orally. कैसे orally? Moment you see B to C आइसोकोरिक वर्क डन जीरो. फिर दो प्रोसेस है वो चेक कर लेना उसको, A to B एंड B to C आइसोबारिक में. ये भी ओरल क्वेश्चन है. इफ यू रिमेम्बर थर्मोडायनामिक्स में 12th में टेक्स्ट बुक में एक ही सबसे बड़ा डेरिवेशन था केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने डिराइव भी किया था, प्रेशर ऑफ गैस. प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला याद है क्या आपको? यस. नहीं नहीं नहीं, 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम CRMS स्क्वायर, राइट. अभी क्या बोला है? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी, हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी? सबसे पहले आपने क्या किया था? हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और ये v को यहाँ ले गया. ये v जो है, दिस इज वॉल्यूम, डोंट कंफ्यूज दिस विद वेलोसिटी, CRMS. और ये जो आपका बनता है ये होता है आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. और वो काइनेटिक ही एनर्जी है क्योंकि आइडियल गैस था. आइडियल गैस में पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन इज जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एनीवेज. तो टोटल एनर्जी इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी. तो आप लिखते हो PV इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ E. अभी एनर्जी डेंसिटी बोला है और इसको उन्होंने E को U बोला है, दैट्स इट. दे आर कॉलिंग E एज U. तो E by V मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 3P/2 है क्या? ऑप्शन नंबर. तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. देन an ideal gas is taken from point A to point B as shown in the PV diagram, keeping temperature constant. The work done in the process is, to find out work done during a process from indicator diagram, PV diagram, you always take area under the curve. मतलब जो एरिया आप बोल रहे हो, दिस इज द एरिया दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, प्लस यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया विच इज ओवर हियर. तो ये दोनों एरिया लिए जाएंगे.
क्योंकि ए से बी बोला है सेम, तो एरिया अंडर द कर्व, तो या तो आपको व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर बाय द वे, हाँ या तो आपको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो फिर वो ट्राइंगल का एरिया निकालो और इसका निकालो। हमने ऑलरेडी किया है क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ वैल्यूज के साथ किया है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस साइड हियर, दिस इज VB minus VA. This side over here is PB, right? Correct? Then this is triangle half, base, base is VB minus VA, और ये जो height है this is PB, sorry PA minus PB। तो ये ऊपर का जो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस VB माइनस VA और हाइट जो है PA माइनस PB, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं इसको A1 बोल देता हूँ, और ये जो नीचे का एरिया है इट इज सिंपली बेस इनटू बेस इज VB माइनस VA, हाइट इज PB। मैं ओरली क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि दिस इज हाउ योर कैलकुलेशन स्पीड्स विल यहाँ तो कैलकुलेशन नहीं है, बट इवन यू जस्ट हैव टू सी हाउ टू डू थिंग्स इन फास्टर वे। जब मैं हाफ मतलब A1 प्लस A2 लिखूंगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो नीचे है, अगर आपको ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है तो, नहीं तो डायरेक्ट होता है वो, तो हाफ है ना, हाफ तो था VB माइनस VA दोनों में था, करेक्ट? तो VB माइनस VA दोनों में था, तो VB माइनस VA कॉमन निकाल लिया, हाफ। ऊपर जो है ये PA माइनस PB है, तो PA माइनस PB प्लस नीचे क्या बचा, जस्ट PB। What I am doing is A1 में चलो I'll do it in a more simpler way। बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ रहा है यहाँ पे, सिंपल। मैं इसको बोल देता हूँ x, करेक्ट? इसको बोल देता हूँ मैं y, इसको बोल देता हूँ y1, ओके। अब ये x तो ये भी x। ओरली क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, राइट? ये आ जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट प्लस दिस, सिंपल। मैं वही आपको CPA PB के टर्म्स में बता रहा था, x कॉमन, हाफ y1 प्लस y। अभी x क्या है आपने ही बताया, VB माइनस VA, हाफ y1 क्या है, PA माइनस PB प्लस y क्या है, PB, है ना, दिस y इज PB, ओके। तो इसको सॉल्व करो, VB माइनस VA हाफ PA माइनस हाफ PB प्लस PB। हम 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचता है, तो हाफ बराबर PB प्लस PA, और VB माइनस VA ये था ही यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। क्या डिफिकल्ट है उसमें, नथिंग। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाय द वे, हाफ, हाँ एक 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 करके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये और ये पूरा, है ना, मतलब दिस and this are two parallel sides, तो half into PB plus PA, क्योंकि ये पूरा साइड कितना था, PA, half sum into sum of parallel sides into height। हाइट कितना, हाइट है फिर इसका, हाइट की बेस, हाइट की बेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, हाँ तो टू पैरेलल साइड तो वो बेस हुआ ना, VB माइनस VA हुआ, वो डायरेक्टली आ गया ना आंसर वर्क डन का। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होगा तो ओरल क्वेश्चन था वो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स PB PA हाफ,
into distance between two parallel sides, VB minus VA. Orally खत्म. Correct? During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of Cp by Cv of gas is P T raised to gamma upon 1 minus gamma is a constant. ऐसा आपको रिलेशन पता है. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी टी रेज टू 3 इज अ कांस्टेंट. इसका मतलब मैं जब 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा gamma अपॉन 1 माइनस gamma इक्वल टू 3. तो हो गया सॉल्व. gamma इक्वल टू 3 माइनस 3 gamma. डन. so this is 4 gamma. बराबर है ना, 4 gamma. 4 gamma इक्वल टू 3. तो gamma इज इक्वल टू 3/4. नहीं, फिर क्या गलती हुई? हाँ, what went wrong? So definitely P is directly proportional to T cube. तो ये there are some common sources of error here. तो P is directly proportional to T cube, मतलब यहाँ पे -3 आएगा. क्यों? P is equal to some constant upon into T cube. मतलब P by T cube is equal to a constant. मतलब PT raised to -3 is a constant, right? तो ये ध्यान देना. According to the क्वेश्चन के हिसाब से चलो, अदरवाइज यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. तो P is equal to KT cube which is basically P T raised to -3 is equal to K. अब बोल सकते हो gamma upon 1 minus gamma is -3. मतलब gamma is equal to -3 plus 3 gamma. मतलब शिफ्ट. तो 3 gamma minus gamma is equal to 3. 2 gamma is equal to 3. Gamma is equal to 3/2. Option number D. Gamma 3/2. Gamma 3/2 means which gas? What is gamma for monoatomic? 5/3. For wait. What is the value of 5/3 in fraction? Roughly 1.8 roughly. Good. What is gamma for diatomic, rigid diatomic? 7/5. मतलब 1.4. बराबर ना? And non-rigid diatomic? 9/7. What is 9/7 roughly? 1.2. Correct? 3/2. मतलब this gas is none of the above mentioned gas. इसका मतलब क्या होता है? This gas is a polyatomic gas. बराबर? पक्का? हाँ, तो इसलिए तो 3/2 है ना. फिर बोला है कि यहाँ पे मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है. हाँ, तो गामा की वैल्यू अगर मोनो, डाई और नॉन रिजिड डाई तीनों में से नहीं हो रहा है, मतलब इट इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट गैस. 1 minus gamma का gamma minus 1. कौन सा? आपने ये देखो, अगर आपको याद ना रहना तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. लेट मी चेक. ओके, approximate values are allowed because rigid, non-rigid और monoatomic के केस में गामा की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 0.15 से ज्यादा है, इसलिए. अगर आपको याद नहीं रहता, मैंने आपको बताया था पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. यहीं से स्टार्ट कर देना. हमको पी और टी में रिलेशन चाहिए. आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एनआरटी. बराबर. तो वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी. बराबर. तो ये मैं यहाँ पे प्लग कर दूंगा, मतलब P, राइट. V मतलब आर टी बाई पी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. करेक्ट. मैंने बताया था वी डोंट केयर फॉर कांस्टेंट. वी कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट.
फिर ये r रेज टू गामा को यहाँ पे लिखता तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, सो वी डोंट केयर फॉर कांस्टेंट, मतलब मैं जब रिलेशन बनाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं यहाँ पे, आई डोंट केयर एंड आई विल जस्ट से ओके प्रोपोर्शनलिटी, राइट। अब ये आपका आ गया p t रेज टू गामा, नीचे p रेज टू गामा, मतलब ऊपर जाके मतलब p रेज टू 1 है यहाँ पे, 1 माइनस गामा t रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टेकिंग 1 बाय गामा रूट। क्यों 1 बाय गामा 1 माइनस गामा रूट, क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलो ठीक है, नहीं चाहिए ना तो डिवाइड कर लो। डिवाइड करना जब इंडेक्स में नंबर हो उसको बोलते हैं टेकिंग रूट। कौन सा रूट? 1 माइनस गामा रूट इक्वल टू k रेज टू, दोनों साइड्स पे करना। मैंने क्या बोला अभी, कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो आई डोंट केयर फॉर कांस्टेंट अगेन, तो मैं इसको बोल दूंगा हाँ चलो ये कांस्टेंट ही है, ये हो गया कैंसिल। तो p t रेज टू गामा 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमने यूज किया है। म्हणजे मी प्रत्येक ठिकाणी 1 मायनस गामा यूज करू. नॉट एवरीवेयर, इट इज अप टू यू। अभी क्या है मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन क्या होता है, आप इस फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो या राइट हैंड साइड में लिख रहे हो। अगर आप राइट हैंड साइड में लिख रहे हो तो ये जो है इसको पहले मैं यहां ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में, फिर मैं ऊपर माइनस करके ले जाऊंगा, जब आप माइनस करके ले जाओगे तो फिर ये हो जाएगा इधर माइनस इधर प्लस। तो whether you're writing it on the left hand side or right hand side, that is what matters, क्योंकि according to the given question, I know where did you make mistake, क्योंकि according to the given question p is proportional to t cube, we know that p is proportional to t raised to gamma upon gamma minus 1, अगर right hand side में लिख रहे हो तो डायरेक्टली खत्म ही हो गया फिर तो 3 इक्वल टू दिस। तो देखो अगर 3 इक्वल टू दिस लिखता हूं मैं तो 3 इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1, तो क्या आएगा 3 गामा माइनस 3 इक्वल टू गामा, तो आ गया क्या वापस से 3 गामा माइनस गामा 2 गामा इक्वल टू 3, तो गामा इक्वल टू 3/2। So where are you getting confused between writing down p into t raised to something equal to constant या फिर p equal to constant into t raised to something? My suggestion is कुछ भी करो, मेरा ये बोलना है कि आप p v raised to gamma या फिर आप अभी जैसे आपने बताया p into t raised to gamma upon 1 minus gamma, या फिर आप t और v का रिलेशन लिखोगे, है ना, t v raised to जो भी आएगा, आई थिंक गामा माइनस 1 आता है ना ये, है ना, तो ऑलवेज राइट एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैसे कॉन्स्टेंटली, तो इट विल रिड्यूस योर कंफ्यूजन, या तो फिर यू ओनली रिमेंबर दिस, फिर यहाँ पे आइडियल गैस लॉ यूज करके रिलेशन बना लो इफ यू डोंट वांट टू लूज योर मार्क्स। अगर आपको याद ही रखना है नहीं, p raised to gamma इक्वल टू कांस्टेंट, t p raised to gamma अपॉन 1 minus gamma इक्वल टू कांस्टेंट, अगर याद ही रखना है तो फिर एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शुड हैव ओनली कांस्टेंट, गलती नहीं करनी होगी तो, करेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट गुड, इन्होंने ऐसा देना चाहिए था। फिर पक्का वो जो पहले हमने किया था 3/2 की जगह पे 3/4 ही आंसर आता है, वो शुड बी लाइक दिस, समझा? पक्का क्लियर? This question is again oral question. Two samples A and B of gas, initially of the same temperature, pressure, are compressed from a volume V to volume V/2. टेम्परेचर भी सेम था, प्रेशर भी सेम था इनिशियली, दोनों के लिए, ए और बी के लिए, दोनों को हमने कंप्रेस कर दिया, दोनों का वॉल्यूम भी हाफ ऑफ कर दिया, एक को आइसोथर्मली किया, एक को एडियाबैटिकली किया। फाइनल प्रेशर ऑफ A is greater than B, A is equal to B, A is less than B, A is equal to 2B। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करो,
आइसोथर्मल ए का है और एडियाबैटिक बी का है. Right. Wait. This is where you make mistakes again. अतिघाई संकटात नहीं. You don't have to hurry. PV equal to constant. PV raised to gamma equal to constant. ठीक है? Good. Then अब फिर यहाँ पे आप बोलोगे P is inversely proportional to this and P is inversely proportional to this. Right. Then this is one way of solving. You should know कौन सा गैस बोला है. सेम गैस है. ठीक है, जो भी होगा गामा की वैल्यू बिटवीन 1 and 2 आती है ना. ये प्रेशर ऑफ ए है, ये प्रेशर ऑफ बी है. डिनोमिनेटर में यू हैव अ नंबर रेज टू पावर विच इज ग्रेटर देन 1. फॉर एग्जांपल 2 रेज टू 2 डिनोमिनेटर में है 1/4. व्हाट इज द वैल्यू 1/4? 0.5. मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर सिर्फ 2 लिखूंगा और 2 रेज टू 2 लिखूंगा तो विच वन इज ग्रेटर? हाँ, अगर मैं 3 लिखूंगा और 3 रेज टू 2 लिखूंगा. एग्जैक्टली करेक्ट. क्लियर. प्रेशर ऑफ ए इज 1/v and you here you have 1/v raised to gamma and gamma is greater than 1. Greater than 1 मतलब I can say PA is greater than PB provided gamma is greater than 1. क्यों? The moment I change this value. अब बताओ 2 का रूट 1.4, right? 1/2 is 0.5. 1/1.4 is less than. क्यों लेस देन? डिनोमिनेटर का नंबर अगर छोटा होगा तो ओवरऑल नंबर इज बिगर. डिनोमिनेटर का नंबर अगर बड़ा करोगे, यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ऐसा आपको पता होना चाहिए. P is proportional to 1/v, बॉयल्स लॉ. इन आइसोथर्मल एडियाबैटिक में बॉयल्स लॉ वो भी हो नहीं सकता. क्यों नहीं? क्योंकि बॉयल्स लॉ आइसो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है. यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता नहीं एडियाबैटिक में. क्यों नहीं होता है? बिकॉज सिस्टम से हीट निकालना या सिस्टम में हीट डालना अलाउड नहीं होता है. फिर भी वर्क डन तो करते जा रहे हो. तो ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब गैस अपना खुद का एनर्जी यूज करके वर्क डन कर रहा है. मतलब अगर एक्सपैंड हो रहा है तो कूलिंग होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो हीटिंग होगा. मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो एक तरीका ये है. प्रोवाइडेड, मैं लिख देता हूँ. प्रोवाइडेड क्या बोलना है हमको पता ही है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. क्यों 1 ग्रेटर देन 1 होता है? व्हाई? गामा इज व्हाट? Cp बाय. जब Cp इज ग्रेटर देन Cv, हाँ तो फिर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 ही होना है ना. Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. गुड, राइट, क्लियर. तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. सो Pa is greater than Pb. Okay, good, done. A balloon contains 1500 meter cube of helium. By the way, क्वेश्चन बाद में देखेंगे. Helium is which type of gas? Monoatomic. What will be gamma? 5/3. So a balloon contains 1500 meter cube of helium at 27, मतलब रूम टेम्परेचर 300 केल्विन बोल रहे हैं, एंड 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 4 into 1.013 into 10⁵ पास्कल. फॉरगेट अबाउट 1.013 क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 ही है. तो 4 into 10⁵ पास्कल है ये प्रेशर. हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मोस्टली रेशियो लेंगे. फिर भी द वॉल्यूम of helium at -3
temperature and to atmospheric pressure will be. Up. First thing is यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को यूज नहीं करना, क्योंकि प्रोसेस बोला है क्या, एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं बोला, सिर्फ आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की वैल्यू दी है, बराबर है ना, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू राइट PV इज इक्वल टू nRT, मतलब PV बाई T इज इक्वल टू NR जब आप लिखते हो, तो अभी मैंने बलून लिया और बलून में गैस भरा, राइट, और अब मैं बेसिकली वो जो गैस है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने भी डालें इट इज कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, मतलब PV बाई T इज कांस्टेंट ओवरऑल। तो ये आ गया आपका कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2। Our interest is in finding out V2, so V2 is equal to P1 by P2 T2 by T1 times of V1। मैंने बोला था रेशियो लेने हैं, इसलिए वी डोंट केयर फॉर यूनिट्स, किसमें, प्रेशर में, टेम्परेचर में वी डू केयर, क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए मल्टीप्लिकेटिव नहीं एडिटिव फैक्टर होता है। सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ मैं आपको, फॉरगेट अबाउट ये बहुत हायर लैंग्वेज हो गया। मुझे बताओ, अगर मैंने बोला हाउ मच इज 1 ATM इन SI यूनिट, क्या करोगे, इनटू करोगे। मैंने बोला अगर हाउ मच इज 1 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, प्लस करेंगे। तो जब भी एडिटिव कन्वर्जन फैक्टर होता है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, तो वहां पे तुम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं रख सकते हो, तुमको कन्वर्ट करना कंपलसरी है। P1 बाई P2, P1 4 था, P2 2 है, T2 300 था, ये -3 मतलब कितना केल्विन, 270, राइट। V1 कितना 1500, दिस इज 3000 3000 30,000 30,000 पे 9 हो गया ना सॉल्व, डन, नहीं, T2 by T1। How do I know that there is a mistake? Options 3 30,000 by 9 is a fractional value, मतलब पॉइंट आएगा। यहाँ तो सब इंटीजर नंबर दिए हुए, इसका मतलब what you must have done is T2 by T1, T2 मतलब ये ऊपर और T1 नीचे। अब इजी है, कैसा इजी है, 1 जा 5 जा 1 जा 2 जा 2 5 10 270 2700 मीटर क्यूब। सो while कैलकुलेटिंग ये भी चीजें ध्यान रखनी है। इसलिए क्या होता है, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट वंस, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, टेल यू, जो नहीं करना होता, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यहाँ को कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया। रफ शीट्स अगर मिलते हैं, अभी पता नहीं हमें मिलते थे, डू इट इन अ प्रॉपर वे वहां पे भी, नहीं तो ये गड़बड़ जो है T2 by T1, इफ यू डोंट राइट रफ थिंग्स इन प्रॉपर वे तो वो भी गड़बड़ होगी, तो डोंट डू दैट, अच्छे से करो। इफ pressure and volume of certain ideal gas are halved, P2 is P1 by 2, P2 by P1 is half, P2 by V1 is half। प्रेशर वॉल्यूम दोनों हाफ ऑफ कर दिए, मतलब P2 is P1 by 2, V2 is P1 by 2, राइट, मतलब P2 by P1 और V2 by V1 दोनों हाफ ऑफ है। देन टेम्परेचर अभी लिखा था, PV is proportional to T, है ना, बराबर। तो ओरल क्वेश्चन है, 1/4 होगा ये, T2 by T1 is equal to
V2 V2, T1 V1, half or half, 1/4. So T2 by T1 is 1/4 और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है 1/4. At what temperature, ये भी हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू अलग थी. At what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule equal to the oxygen to that of an oxygen molecule at 47 degree? Yes. So Vrms or Crms is equal to under root 3RT by m. गैस चेंज हुआ है, m कांस्टेंट नहीं है, तो Vrms is proportional to root of T by m because हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमको क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब V हाइड्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ V ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन एट 47, राइट. इसका मतलब रूट ऑफ T, ये तो फाइंड करना है आपको, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. अरे बाप रे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन में कितने, जस्ट अ मिनट, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 1. हाइड्रोजन एटम में पूछा मैंने, एक और एक, कितना हो गया? 2. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. गुड. तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है ना? नहीं होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन और, यस. तो हाइड्रोजन के लिए ये 2 होता है, नॉट 12, नॉट 32, अंडर रूट ऑफ. ऑक्सीजन का केस जब आप ले रहे हो, ऑक्सीजन 47 डिग्री पे, 47 + 2 73, 320 अपॉन 32, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, T/2, और ये तो अच्छा ही है, 10 है डायरेक्टली. कितना आ गया? 20 केल्विन आ गया. वेयर डिड यू मेक मिस्टेक? यस, मॉलिक्यूल बोला है तो H2, राइट. हाइड्रोजन गैस भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो अंडर सर्टेन कंडीशंस एग्जिस्ट करता है. एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं मैं, राइट. तो नॉर्मली हाइड्रोजन इज मॉलिक्यूलर गैस, हीलियम इज एटॉमिक गैस. और ऑफ कोर्स यू शुड नो वन मोर थिंग. What one more thing? When we say hydrogen, there are 3 isotopes of hydrogen. और जब हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन बोलते हैं तो मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं. जब मैं एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम. जब मैं एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ट्रिशियम. करेक्ट, राइट. तो जब तक ऐसा नहीं बोला हो, एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल, पहली बात तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, रेडियो एक्टिविटी, अनस्टेबल, बेसिकली वो अनस्टेबल होता है नॉर्मली. तो जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट 1 प्रोटॉन वाला, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, मॉलिक्यूलर वेट 1 बराबर ना, एटॉमिक वेट 1, नॉट मॉलिक्यूलर. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1 है, और हाइड्रोजन साथ में कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूलर गैस बन गया, तो उसका 2 है, क्योंकि H2 है वो. ये भी हमारा हुआ है. द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 127, देन परसेंटेज इंक्रीज इन Vrms. अभी देखा आपने, Vrms प्रोपोर्शनल टू रूट T आएगा यहाँ पे.
यहाँ पे T by m नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑफ n सेम गैस है, सेम गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है। फिर आपको याद है क्या? परसेंटेज इंक्रीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे V, V2 माइनस V1 अपॉन V1, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। लेकिन V ये प्रोपोर्शनल है T से, तो T2 माइनस T1 रूट में ऑफ कोर्स अपॉन T1 इंटू 100। T2 is 127 plus 273, 400, 400 minus 100 upon 100 ना, बराबर है ना, 300, 300 into 100। ये है आपका, if you can solve this। अगर नहीं कर पाते तो इसको बराबर है 20 लिख सकते हो, रूट ऑफ 3 1.732 into 100, क्योंकि 300 is 3 into 100, root of 3 is 1.732 into 100, तो 17.3 बराबर ना? वही I was saying, root of 300 is root of 3 into 100, 1.732 into 10, 17.3, 17.3 अपॉन 17.3 into 100। ये मैंने बताया था, बिकॉज दिस इज सिंपल, 2.7 17.3 into 100, रफली 3/18, रफली मैं रफली क्यों कर सकता हूँ कैलकुलेशंस? बिकॉज व्हेन आई लुक एट द ऑप्शंस, 37 फिर 11 फिर 33 फिर 15.5, मतलब ऐसा आसपास में कोई आंसर है नहीं। तो मैं अगर इसको 3/18 लिखता हूँ तो ये 1/6 होता है। 1/6 कितना होता है आपको पता है? 1/6 कितना होता है? 1/6 नहीं होता। 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 0.33। 1/6 is 1/2 into 1/3, बराबर ना? वेट, 1/2 into 1/3, बराबर ना? गुड। तो 1/3 मतलब 0.33, 33 का आधा 32 का आधा 16, तो 0.16 into 100 is 15.5%। कैलकुलेशंस फास्ट करना सीखो। 1/6 फिर क्या करोगे? 1/6 ढूंढते बैठेंगे हम लोग वहां पे। तो डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। आधे का आधा तो आना चाहिए ना। व्हाट इज आधे का आधा? हाफ का हाफ, 1/4 मतलब 0.25। रेशियो ऑफ मोलार, मोलार, व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी? नहीं, व्हाट इज बाय डेफिनेशन मोलार हीट कैपेसिटी? Required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius. Good. So at constant pressure बोला होगा तो molar specific molar heat capacity at constant pressure. So the ratio of molar heat capacity of a diatomic gas at constant pressure to that at fixed volume, मतलब in short they are making fun of you, Cp by Cv ऐसा बोला है। डायटोमिक गैस के लिए Cp by Cv पता नहीं क्या हमको? हाँ, 7/5। What is 7/5? 1 point, हाँ तो 14/10, 1.4। अभी तो ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं, फिर क्या करेंगे? 1.5 पक्का? पक्का श्योर? मोलार, the ratio of molar heat capacities of a diatomic gas at constant pressure to that at fixed volume.
कैसे करेंगे? यही तो बात है ना, मोलार मोलार। मुझे बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी? प्रिंसिपल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो, ओके, सो लेट मी गो थ्रू बेसिक्स नाउ। प्रिंसिपल को मैं एस से डिनोट करता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, आई डोंट केयर, हम जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of unit mass, मतलब mass m of gas by 1 डिग्री, मतलब डेल्टा टी। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल कैपेसिटी। ओके, और C मतलब मोलार। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मतलब n मोल, टेम्परेचर करना तो डेल्टा टी, राइट, delta Q by N. N is M by M. Mass by molecular weight, delta T, मतलब molecular weight, delta Q by M delta T. But this is principal. So molar specific heat is molecular weight into principal heat capacity. Okay. और मैं मॉलिक्यूलर वेट बहुत वेग वे में यूज कर रहा हूं। अगर एटॉमिक गैस होगा तो एटॉमिक वेट होगा वहां पे, जैसे हीलियम, है ना? ओके, गुड। देन अब द थिंग इज, अभी आपको दोनों का रिलेशन तो पता लग गया, ये तो मैंने बता दिया आपको। नाउ ऑल दिस आई डोंट नीड। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी आपको पूछा है रेशियो ऑफ दिस, क्योंकि सेम गैस है, राइट? तो ये आ गया आपका वापस से Sp by Hv, डायटोमिक गैस। फिर आप बोलोगे वापस से 7/5, मतलब फिर से 1.4, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में, फिर क्या करेंगे? उन्होंने तो 3.5 बोल के रखा है। यस, सो योर आंसर is correct, but why we don't have correct option? Let's find out source of error, कहाँ कहाँ हो सकता है, होता है। मुझे बताओ, सीवी पता है आप, डायटोमिक गैस का, रिजिड का सीवी 5/2। अभी लिखा था ना हमने FR/2, F टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिजिड में 3 ट्रांसलेशन होते हैं, 2 रोटेशन होते हैं, तो 5R/2 बराबर Cp is 1 plus F/2R, ऐसा है ना? पक्का ना? यस, 7 मतलब 7R/2, करेक्ट, राइट। सो अगर गलती से बाय मिस्टेक किसी ने यहाँ पे Cp को 7R/4 लिख दिया, और ये बहुत सारे बुक्स में एरर है, दिस इज अ टाइपो, टाइपिंग एरर। ओके, Cv इज इक्वल टू 5R/2, तो Cp by Cv 7R/4, 5R/2, कैंसल 1 जा एंड 2 जा, तो 7/10, बराबर 7/10, है ना?
फिर भी तो नहीं हो रहा है 7/10. हाउ मच इज 7/10? 0.7. 0.7, राइट. तो यहाँ पे ये आंसर आने के चांसेस है 0.6 के आसपास. ये एक गलती है, सोर्स ऑफ एरर, वन सोर्स ऑफ एरर. दूसरा सोर्स ऑफ एरर क्यों होता है? बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हरी. जस्ट बिकॉज ऑफ हरी, बहुत ज्यादा घाई हो जाती है तो ये होता है ऐसा. तो 3.5 कब आएगा? सोचो सोचो. नहीं, बिकॉज आई वांट यू टू थिंक. कब आएगा 3.5? उल्टा जाओ, उल्टा जाओ. CP बाई CB इज इक्वल टू 3.5, मतलब 7/2. मतलब अब सोचो कि कहां पे लिखने में गलती हो सकती है. नहीं मिला गलती? CV अगर 4R/2 CV और 4R/2 लिया तो CV लिया 5R/2. ठीक है. तो अभी ऐसा करना, आज जाके सोचो कि ऐसा कब होता है. बिकॉज इट इज एरर फ्रॉम कैलकुलेशन बेसिकली, सो ह्यूमन एरर है ये. तो चेक करो ह्यूमन एरर कहाँ पे आ सकता है. तो चेक करो. आई वांट यू टू चेक, क्योंकि बहुत जगह पे कैलकुलेशन में गलती होती है. आई वांट यू टू चेक. ये तो दिस इज काइंड ऑफ oral question. Heat capacity per mole of water is 1, 2, 3, except for you 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओल्ड सिलेबस में, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है ये. नहीं. What are number of degrees of freedom of water molecule? Nine. Yes. 9R is correct answer. So each and everything is important. क्यों? क्योंकि 9R is under certain condition. Certain condition क्या थी वो अब अभी आपको बताता हूँ मैं. Under what condition it is 9R? हाँ हाँ. नॉन लीनियर कैसे हो सकता है? वाटर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर ही है ना. नॉन लीनियर क्या मतलब? वो तो है ही नॉन लीनियर. वो ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो यहाँ पे. If we treat water like a solid, then for each atom average kinetic energy is 3 kBT. Water molecule has 3 atoms, 2 hydrogen, 1 oxygen. So 3 into 3 kBT into Na9RT is total internal energy. If you treat water as a solid, मतलब क्या? What do you mean by solid? मतलब each water molecule is just at its position. मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा. ट्रांसलेशन नहीं होगा. दैट इज व्हाट इट मींस. तो ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो हर एक एटम का, हर एक मॉलिक्यूल का इन्होंने बोला है, मतलब ईच एटम की बात करो. फॉर ईच एटम एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3 kBT. ओके. ईच एटम की 3 kBT कहां से आई फिर? सॉलिड्स मतलब क्या होता है? देखो ऐसा है कि मैं बता के खत्म करता था. हो गया 9R है, हो गया, याद रख लो. ट्रांसलेशन. मैं तो बोल रहा हूँ सॉलिड है. सॉलिड में ट्रांसलेशन लेते कब हो आप? लेते ही नहीं हो ना. सॉलिड में अगर मैंने इसको हर एक को एक सिंगल एंटिटी, सिंगल एटम मान लिया, सॉलिड में
यस, वाइब्रेशन। कितने डायमेंशन में वाइब्रेशन? 3 डायमेंशन में वाइब्रेशन, बराबर। मतलब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर, हाँ, एक एटम के 3, बराबर, करेक्ट। तो 3 केबीटी कैसे आएगा फिर? 3/2 आना चाहिए ना। हाँ तो 3 रोटेशन के, यू सेड समथिंग करेक्ट। 3 into 3 क्या? 3 into 3, यू नीड टू थिंक। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज, आपको ये समझना है वो देखो, द थिंग इज, आंसर इज 9R। कैसे 9R? अगर मेरे पास एवरेज एक एटम का 3 केबीटी है, एक एटम की बात कर रहा हूँ, राइट। वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 3। तो ओवरऑल एक मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 9 केबीटी, बराबर। एक मोल ऑफ गैस होगा तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? मैं करूंगा। दिस इज फॉर पर, देखो ऐसा है कि यू हैव टू थिंक, नॉट एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू रेडीमेड। पर एटम, पर मॉलिक्यूल, मुझे सिर्फ ये आपसे करवा के लेना है दैट हाउ कम 3 केवीटी पर एटम। ये है आपका पर मोल, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर यहां तक? ये क्लियर है क्या कम से कम? राइट, ये क्लियर है। एन ए इंटू के बी क्या होता है? आर होता है। एक्सेलेंट। तो एन के इज आर, तो 9R हो गया। हम किसकी बात कर रहे थे? हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, करेक्ट, राइट। व्हाट इज CV? du by dt, राइट, करेक्ट। तो ये क्या आ गया? T, ठीक है, टाइपो। क्या आ गया? 9R आ गया। अभी हीट कैपेसिटी पर मोल, फिर आप बोलोगे ना कि पर मोल मतलब अभी CV पूछा है या CP पूछा है? CV पूछा है कि CP पूछा है? फिर अगर CP करोगे तो 9+1, मायर्स रिलेशन, बराबर। तो इसलिए बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ता है क्या? नहीं, नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है। प्रेशर कब होता है? सॉलिड में प्रेशर कभी सुना है क्या? कैलकुलेट प्रेशर इन अ सॉलिड विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। प्रेशर कब होता है? रैंडम मोशन। केटीजी मैंने एक दिन पूरा सिर्फ अजम्पशन बताने में निकाला था। क्यों? रैंडम मोशन होगा। अभी एक बॉक्स है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन है मतलब इट विल गो एंड हिट द वॉल। हिट द वॉल मतलब प्रेशर। अभी सॉलिड्स में कहां पे मॉलिक्यूल्स कहां हिट करेंगे? दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, करेक्ट। तो वहां पे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होता है उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हो। तो यू आर टॉकिंग अबाउट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्लियर? तो 9R कैसे आया? ये क्लियर। आपको सिर्फ ये क्यों लिया? इतना समझ गया पर एटम का। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, तो 3 into 3 केवीटी, मतलब हियर ऑनवर्ड्स इट इज नथिंग एट ऑल। ये सब सिंपल है। सिर्फ 3 केवीटी क्यों लिया पर एटम का? मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्यों लिया? आई एम आस्किंग यू, क्यों लिया ये सोचो। उससे पहले का एक टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, देखो एक मिनट, इन्होंने बोला है
कि एक सॉलिड में कंसिडर अ सॉलिड ऑफ एन एटम्स ईच वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, vibrating about its mean position, and oscillation in one dimension has average energy of 2 into half kBt. करेक्ट, मतलब वन डायमेंशन में कितना kBt, तो तीन डायमेंशन में कितना बराबर, तो मैंने वो बताया आपको। लेकिन अभी ये सोचो कि वन डायमेंशन में हाफ इंटू टू क्यों किया? क्योंकि वाइब्रेशन में हमने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिया था, पोटेंशियल एनर्जी भी क्वाड्रेटिक था, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी क्वाड्रेटिक था। तो मैंने बताया था यहाँ पे, क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के जो दो वाइब्रेशन में दो टर्म आती है, पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ केबीटी देता है। क्यों? क्योंकि जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होगा तो चार्जेस if they are moving with respect to potential electrostatics there is potential energy। तो वाइब्रेशन जब होता है, वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है तो अभी सीख ही लो, बिकॉज इट्स लाइक यू हैव टू बी लिटिल, सोचना सीखो, सोचते कैसे है। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल था, मान लो वेपर फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, अज्यूम ये जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा, बराबर। तो एज इट इज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहां गया ना, करेक्ट। हाइड्रोजन के पहले आइटम में दूसरे आइटम में डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। याद है क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला? Gmm/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला Q1 Q2 by R, वो ग्रेविटेशन का था, Gmm/r, बराबर। तो जब मैंने एनर्जी दी, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो देयर इज नो चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, मतलब you will be talking about only kinetic energy in 3 dimensions, half kBt एक डायमेंशंस का, मतलब बेसिकली क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया अभी बता देता हूं मैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? नहीं, this is not law of equipartition of energy। with each degree of freedom there is half kBt energy, बराबर एक चीज। या फिर every quadratic term, what do you mean by quadratic term? what is quadratic equation? what is power of quadratic equation? 2। मुझे बताओ, जब मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसको भेजा तो x, y और z तीनों चेंज हुआ, मतलब आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशन इज 3। या फिर आप बोल सकते हो कि जब ये मूव हो रहा है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट सब आएगा। या फिर आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर। फिर वेक्टर आपने सीखा था कि जब एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर रिजल्टेंट होता है, याद है? अब मैं हर एक को हाफ m से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म क्वाड्रेटिक, दूसरी टर्म क्वाड्रेटिक, तीसरी टर्म भी क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक है ना। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बताता है? विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन के? 3। हर एक के साथ कितना एनर्जी? हाफ केबीटी। या फिर विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, कितने क्वाड्रेटिक टर्म है? हाँ, तो फिर कितना एनर्जी? 3/2 केबीटी, बराबर। यहाँ पे ये आ गया आपका ट्रांसलेशन से एनर्जी। अभी जब रोटेशन होगा, मैं रोटेशन बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन नहीं, जब रोटेशन होगा, मान लो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अभी अगर ऑक्सीजन के द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग समथिंग लाइक दिस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज हुआ क्या यहाँ पे? नहीं। अगर दो हाइड्रोजन में डिस्टेंस जितना था उतना ही है,
बॉन्ड लेंथ जब तक चेंज नहीं होता तब तक एटम्स में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे भी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात होगी, करेक्ट। तो रोटेशनल, यहाँ पे रोटेशनल भी आएंगे 3, बराबर, करेक्ट। रोटेशनल आएंगे 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे 3, तो 3/2 रोटेशन से भी आ सकता है, बराबर। अब बात बची वाइब्रेशंस की, लेकिन जब क्वेश्चन में तुम्हें ये बोला है कि तुम इसको एज अ सॉलिड ट्रीट कर रहे हो, तो सॉलिड में, सॉलिड कौन से सॉलिड में आपने सुना है कि मॉलिक्यूल या एटम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मॉलिक्यूल या एटम रोटेट हो रहा है, सुना है क्या कभी ऐसा? नहीं। तो सॉलिड्स में क्या होता है? ओनली वाइब्रेशंस। अब बात करते हैं इसके वाइब्रेशंस की। तो वाटर मॉलिक्यूल में जब भी वाइब्रेशन होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट है ये, बराबर। और वाइब्रेशनल की काइनेटिक एनर्जी भी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकाला था ना एनर्जी, किया है आपने, 100% किया है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम? ये एक्स कंपोनेंट है, तो मुझे एनर्जी निकालनी होगी काइनेटिक, तो मैं स्क्वायर स्क्वायर करके इसका एनर्जी निकाल लूंगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्स कंपोनेंट, बराबर। ये क्वाड्रेटिक है क्या? यस, ये क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ। तो वाइब्रेशन के केस में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में क्वाड्रेटिक हाफ केवीटी और हाफ केवीटी कितना हो गया? 1 केवीटी। ये ओनली 1 डायमेंशन की बात चल रही है, 3 डायमेंशन में कितने होंगे? हाँ। तो अभी तुम्हें समझा ये 3 केवीटी पर एटम कहां से आया? Good. तो ये ऐसा होता है वो, तो 9 है। गुड गुड। थोड़ा सा सोचना भी जरूरत है यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक वी विल जस्ट से 9R आ गया खत्म, मेरा मेरा काम तो आसान था, 9R है। तो ये बुक में दिया हुआ था, यू हैव टू रीड दिस। 3 molecules of oxygen are mixed with 3 moles of oxygen are mixed with 2 moles of helium। मिक्सचर की बात आई, तो what will be the ratio of specific heat at constant pressure and constant volume for the mixture? मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? जस्ट टू सी कितना याद है आपको। व्हाट इज गामा मिक्सचर का फॉर्मूला? N1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे गड़बड़ करते हो, यहाँ पे ये तो पक्का ही है, मुझे न्यूमरेटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, डिनोमिनेटर में जो हर एक टर्म है उसका न्यूमरेटर क्या लिखते हो? N1 एंड पक्का, श्योर। हाँ, तो फॉर्मूलाज याद चाहिए, इस केस में लगेगा। हो गया, क्या है? 3 moles of oxygen, N1 is 3। ऑक्सीजन, अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है कि मोनोएटॉमिक है? डायटोमिक है। 5/3 या 7/5 या 9/7? 7/5 अपॉन 7/5 माइनस 1, 2/5 प्लस हीलियम मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक में 5/3 और नीचे 5/3 माइनस 1, 2/3 अपॉन, अपॉन ज्यादा सोचना नहीं, ये जो फैक्टर है, मतलब ये जो फैक्टर है ये एज इट इज नीचे लिख देना, तो दैट इज 3/2 इंटू 5 प्लस ये भी आपका आएगा 2/3/2। आपको करना है आप करो, मैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही करने वाला हूँ। गुड। हाँ, तो सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दिस।
At what temperature is the root mean? ये हमारा 2-3 बार हो गया तो मैं नहीं करने वाला अभी क्वेश्चन. The temperature of an ideal gas is increased from 120 to 480. If at 120 RMS, ये भी हमारा हो गया, RMS के साथ रिलेटेड है. An ideal gas at pressure of 1 atmosphere and temperature of 27 is compressed adiabatically until its pressure becomes 8 times the initial pressure. ये हमने सॉल्व किया है, बट आई वांट यू टू रिकॉल विदाउट पेन एंड पेपर. नो पेन एंड पेपर अलाउड. क्या क्या बोला है? टेम्परेचर, प्रेशर. नाउ आकांक्षा, यू आर गोइंग टू टेल मी T P raised to what? Exactly. Good. खत्म क्वेश्चन. T1 P1 gamma 1 minus gamma equal to T2 P2 gamma upon 1 minus gamma. ये सॉल्व करो, फाइनल टेम्परेचर निकाल लो, T2 फाइंड कर लो. तो T2 will be equal to T1 P1 upon P2 gamma upon 1 minus gamma. gamma दिया हुआ है आपको. P1 by P2 compressed 8 times, मतलब P2 is 8 times of P1, मतलब P1 by P2 is 1 by 8. तो T1 1 by 8, 1 by 8. gamma 3 by 2 है. 3 by 2 मतलब 1.5. नीचे 3 by 2 minus 1 मतलब 1.5 minus 1 मतलब हाफ, मतलब हाफ. कैंसिल कैंसिल, बराबर, राइट, करेक्ट है. तो नीचे माइनस, नीचे माइनस. गुड. तो कैंसल कैंसल. तो ये आएगा T1 अपॉन 8 रेज टू -3. बराबर है. आर यू श्योर? 1/3, 1/3, 3/1. 1/3. Why 1/3? क्योंकि -3 रेज टू -3 आएगा नीचे जाके. +3 आएगा. फॉर्मूला गलत लिखा है. कहाँ पे गलत लिखा है बताओ? हाँ, T के पावर में. तो ये होता है, अभी मैंने बताया था ना आज के सेशन में, आज का ही हमारा हुआ है सब. वी डिड इट फ्यू मिनट्स बैक. ये ऐसा है, PV रेस टू ग्यामा PT रेस टू ग्यामा अपन 1 माइनस ग्यामा, TV रेस टू ग्यामा -1. अभी आ जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है, इट इज सिंपल. तो याद रखना ऐसा. अब अगर आपको T और P को टोपी चढ़ानी है, सॉरी फॉर दिस, तो उल्टा करके करो. तो T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to 1 minus 3 by 2 upon 3 by 2. T2 is equal to P2 by P1 is 8. P2 is 8 times of P1 बोला है यहाँ पे. 1 minus 1.5 minus half upon 3 by 2 into T1. ये आपका 1 by 8 raised to 1 by 3 times of T1, मतलब 1 by 8 is, ये 8 का क्यूब रूट इज दिस, है ना. तो T1 by 2, 27 डिग्री बाई 2 नहीं करना, 300 बाई, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 300 by 2, 150. हाउ मच इज इट डिग्री सेल्सियस? अगर ऐसा ही रहा तो फिर मेरे को आगे बढ़ते नहीं आएगा क्या? हाँ, व्हाट? अगर ऐसा रहेगा, यू आर गुड एट नोटिसिंग एरर्स, ऐसा रहेगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है ये.
ये it is very dangerous if you don't notice things properly. T2 by T1, P1 by P2, 1 minus gamma by gamma, बराबर है क्या अभी? तो ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर दोगे ऐसा करोगे तो फिर। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा ना, आई हैव टू टेल यू कि जब आप रेशो लोगे तो उस केस में t इक्वल टू k अपॉन p1 माइनस गामा बाय गामा करोगे। फिर आई हैव टू टेल यू therefore t2 by t1 is equal to p1 by p2 1 by gamma minus 1 by gamma 1 minus gamma by gamma। फिर ये अभी आप बताओ, ये तो बता सकते हो what is p1 by p2, 8 times of p1 तो 1 by 8। अभी ये क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, 1 minus 1 by 3। तो अब 1 upon 8 raised to minus 1 by 3 मतलब 8 raised to 1 by 3 मतलब 2 times of t1 हो जाएगा t2, 300 का डबल 600 minus 273 327। फॉर्मूला याद है, सो सिचुएशन इज बेटर, कैलकुलेशन स्टिल यू नीड टू इम्प्रूव। यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है, ये पावर, ओके। तो यू नीड टू बी श्योर। लास्ट क्वेश्चन, 1 mole of H2 gas is contained in a box of volume 1 meter cube at 300 Kelvin. The gas is heated to a temperature 3000 Kelvin, 10 times. The gas gets converted to a gas of hydrogen atoms. Now we're talking about atomic gas here. The final pressure would be how many times that of initial pressure, considering all gases to be ideal. मतलब potential energy, मतलब interaction between atom molecule नहीं लेना है, राइट। तो कैसे सोल्व करोगे इसको? सिंपल है, जितना मुश्किल दिखता है उतना नहीं। क्या क्या दिया है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बराबर। क्या पूछा है, प्रेशर, मतलब पी वी टी तीनों यूज होना चाहिए, है ना, क्योंकि पहले बोला है वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर और पूछा प्रेशर है, बराबर। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लिस्ट आउट थिंग्स दैट आर गिवन टू यू। 1 mole of hydrogen of H2 gas is contained in a box of volume, मतलब V1 दिया है, T1 दिया है। Then the gas is heated to a temperature, मतलब T2 दिया है। तो what you have is this and this। yes, वॉल्यूम दिया है आपको, प्रेशर कैसे दिया है बताता हूं मैं आपको। हाउ कम यू नो अबाउट इनिशियल प्रेशर, टेल यू। ओके, अभी गैस को हमने हीट कर दिया, मॉलिक्यूल का बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट गया, बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या होगा, कैसे सेम रहेंगे? पहले मॉलिक्यूलर गैस था, H2 गैस था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल, हाँ डबल हो जाएंगे, गुड, डबल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम अवेलेबल टू in the second case for atomic hydrogen in comparison with molecular hydrogen will be half हो जाएगा। So this is how I want you to solve this question। मेरे पास अगर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन था, राइट, एक बॉक्स में, अभी बॉन्ड ब्रेक हो गए तो 2 के 4 पार्टिकल हो गए, मतलब वॉल्यूम अवेलेबल विल बी हाफ नाउ, तो V2 इज V1/2, बराबर। तो P1 V1 T1, अब इसे करते हैं, इसको बोल ही देते हैं, V1 रख देते हैं यहाँ पे, T1 कितना था, 300 केल्विन। P2 V2 is V1/2 upon 3000, 110, कैंसल, बराबर। तो P2 is 20 times of P1, करेक्ट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी बोल सकते थे ना कि पहले मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, अभी मैंने और n डाल दिए, तो वॉल्यूम बिकम्स हाफ, वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस बिकम्स हाफ, करेक्ट, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटने की वजह से, और 10 टाइम्स है तो होने ही वाला है वो। 3000 केल्विन इज हाउ मच इन डिग्री सेल्सियस, -273 करके बता दो। तीन सौ माइनस करो, 2700 में 27 ऐड करो, 2727। इतना हाई टेम्परेचर पे तो कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटने वाला है, मतलब ये जो बॉन्ड होते हैं, एटम एटम में जो बॉन्ड होते हैं, जो भी होगा, कोवेलेंट होगा, जो भी होगा, वो टूटने ही वाला है वो। तो फिर नंबर ऑफ particles will become double, मतलब volume will available will become half. So we'll stop here. This is end of KTG and thermodynamics.